तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल इक्वल बोर्ड पर। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं क्लास 10 हिंदी के जो गद्य खंड के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इस वीडियो में आपको जो गद्य खंड के जो सबसे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न है इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। यानी कल के एग्ज़ाम में जो 17 फरवरी के लिए जो कल हिंदी का एग्ज़ाम है, तो इस वीडियो से आपको गद्य खंड के जितने महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिया गया है इस क्वेश्चन में सब लिया गया है। तो आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर से देखिएगा। तो चलिए, कल यानी 17 तारीख हिंदी का एग्ज़ाम है, तो आप लोग इसको सुबह में इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर से देख लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है, और यह प्रश्न 2021 में पूछा गया है। और ये सारे प्रश्न आप लोग क्वेश्चन बैंक से लिया गया है, तो आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर से देखिएगा। और कल यानी इसी वीडियो से आपको कल बहुत सारे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, तो आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर से देख लीजिएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है। तो भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है, और यह प्रश्न 2021 में पूछा गया प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो पहला ऑप्शन दिया गया है बेरोजगारी। पहला ऑप्शन बेरोजगारी, बी ऑप्शन गरीबी, सी ऑप्शन उद्योग धंधों की कमी, और डी ऑप्शन दिया गया अमीरी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बेरोजगारी, यानी कि 1 का ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा गया है। तो मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा गया है, और यह प्रश्न 2021 में पूछा गया प्रश्न है। तो मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भीमराव अंबेडकर को मानव मुक्ति के पुरोधा कहा गया, तो वो भीमराव अंबेडकर को कहा गया है। तो यह प्रश्न बहुत ही ज़्यादा वीवीआई है, तो आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए, तीसरा क्वेश्चन दिया गया है कि जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्यों। और यह प्रश्न 2021 में पूछा गया प्रश्न है। तो जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्यों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है। चलिए, 4 नंबर क्वेश्चन में दिया गया कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था। और यह प्रश्न 2019, 2020, 2021 और 2022 में पूछा गया प्रश्न है। तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश में, यानी कि 4 का राइट आंसर ए हो जाएगा। तो 5 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है कि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था। और यह प्रश्न 2019 और 2020 में पूछा गया प्रश्न है। तो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में हुआ था। तो वीडियो को आप लोग डेढ़ के स्पीड में आप लोग बढ़ा के देख लीजिएगा। हम जो प्रश्न लिए हैं उसको हम जल्दी जल्दी से बता देते हैं, और आप लोग इसको ध्यान से वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर से देख लीजिएगा। छठा नंबर क्वेश्चन दिया गया कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन हो। और यह प्रश्न 2020 में पूछा गया प्रश्न है। तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भीमराव अम्बेडकर श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक है। चलिए, 7 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि आदर्श समाज स्वतंत्रता, समानता, मातृत्व पर आधारित होगा, किसने कहा। और यह प्रश्न 2020 में पूछा गया प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि आदर्श समाज समानता मातृत्व पर आधारित होगा, यह भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था। 8 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन दिया गया कि भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण है। तो भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जाति प्रथा। भारत में जो बेरोजगारी का जो मुख्य कारण है वह जाति प्रथा है। चलिए, 9 नंबर क्वेश्चन में दिया गया कि भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख व प्रत्यक्ष कारण क्या है। और यह प्रश्न 2018 में पूछा गया है। तो भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख व प्रत्यक्ष कारण क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जाति प्रथा। चलिए, 10 नंबर क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन में दिया गया कि आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है।
तो आधुनिक सभ्य जो समाज है श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है, और यह प्रश्न 2018 में पूछा गया है। तो 10 का राइट आंसर हो जाएगा कार्य कुशलता के लिए आधुनिक सभ्य समाज जो है वो श्रम विभाजन को आवश्यक मानते हैं। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन में दिया गया कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण का संपादित अंश है, और यह प्रश्न 2018 में पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 11 का राइट आंसर हो जाएगा एनहिलेंस ऑफ कास्ट। जो श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण का संपादित अंश है, तो वह एनहिलेंस ऑफ कास्ट से लिया गया है। 12 नंबर क्वेश्चन में दिया कि भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है, और यह प्रश्न 2022 में पूछा गया है। तो भारतीय संविधान का निर्माता भीमराव अंबेडकर जी को कहा जाता है, यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। 13 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि विष के दांत शीर्षक पाठ की विधा है। तो विष के दांत शीर्षक पाठ की विधा है, यह प्रश्न 2019 और 2021 में पूछा गया प्रश्न है। तो विष के दांत शीर्षक पाठ की विधा है, तो यह कहानी है। तो इसका राइट आंसर 13 का बी हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि मदन के लिए क्या खाना मामूली बात थी, और यह प्रश्न 2021 में पूछा गया है। तो मदन के लिए क्या खाना मामूली बात थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मार, यानी कि मदन के लिए मार खाना मामूली बात थी। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन में दिया कि नलिनी बिचन शर्मा द्वारा लिखित कहानी निम्न में से कौन है, और यह प्रश्न 2021 में पूछा गया है। तो नलिनी बिचन शर्मा द्वारा लिखित कहानी निम्न में से कौन है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 15 का राइट आंसर हो जाएगा विष के दांत नलिनी बिचन शर्मा द्वारा लिखा गया है। तो 15 का सी राइट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन में दिया गया कि ललित निबंध है, और यह प्रश्न 2019 में पूछा गया है। तो ललित निबंध है, तो इसमें ललित निबंध कौन सा हो जाएगा, तो 16 का राइट आंसर हो जाएगा नाखून क्यों बढ़ते हैं, वो ललित निबंध है। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ है। तो यह प्रश्न 2019 में पूछा गया है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा रचित पाठ है, तो वो क्या है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो वह नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा लिखा गया है। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि नाखून प्रतीक है, और यह प्रश्न 2019 में पूछा गया है। तो नाखून प्रतीक है तो किस चीज का, तो यह पाश्विक वृत्ति का, यानी 18 का ए राइट आंसर हो जाएगा। नाखून प्रतीक है तो वह पाश्विक वृत्ति का। 19 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवंत प्रतीक है। तो 2018 में यह प्रश्न पूछा गया है। तो लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवंत प्रतीक है, तो 19 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा वो पाश्विक वृत्ति के जीवंत प्रतीक है। 20 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि हजारी प्रसाद का जन्म कब हुआ था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1907 में। 21 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपको प्रश्न को आप जल्दी जल्दी से आपको बता देते हैं, जो कि आपको रिवीजन करने में कठिनाई ना हो। तो 21 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि साजात वृत्तियां किसे कहते हैं। तो साजात वृत्तियां, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो अनजान स्मृतियों को। तो साजात वृत्तियां किसे कहते हैं, तो वह अनजान स्मृतियों को कहते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि नाखूनों का बढ़ना किसका परिणाम है, उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 22 का राइट आंसर हो जाएगा मनुष्य की अन्य सहजात वृत्ति का। तो नाखून का बढ़ना किसका परिणाम है, तो मनुष्य की अन्य सहजात वृत्ति का। 23 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि आलू पर्व शीर्षक निबंध संग्रह किसकी रचना है, और यह प्रश्न 2022 में पूछा गया है। तो 23 का राइट आंसर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी, यानी कि 23 का ए राइट आंसर हो जाएगा। जो आलोक पर्व शीर्षक निबंध संग्रह किसकी है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की है। 24 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि आदमी के नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह प्रश्न लेखक से किसने किया, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, और यह प्रश्न 2022 में पूछा गया है। तो आदमी के नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह प्रश्न लेखक से किसने कहा, तो उसके छोटी लड़की ने कहा था, यानी कि 24 का बी राइट आंसर हो जाएगा। सूर्य नामक पुस्तक किनकी रचना है, तो 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो सूर्य नामक पुस्तक किनकी रचना है, तो वह गुणाकर मूल्य की है। यानी सूर्य नामक जो पुस्तक है वो किनकी रचना है, तो वह गुणाकर मूल्य जी का है। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन में देखिए कि नेवारी भाषाएं किस लिपि में लिखी जाती है। तो नेवारी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो देवनागरी में, और यह प्रश्न 2021 में पूछा गया है। 27 नंबर क्वेश्चन दिया है कि भारतीय लिपियों की कहानी पुस्तक के रचयिता कौन है,
और यह प्रश्न 2021 और 2022 में पूछा गया प्रश्न है। तो भारतीय लिपियों की कहानी पुस्तक के रचयिता कौन है? तो इसका 27 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 27 का राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि गुणाकर मूल्य। भारतीय लिपियों की कहानी पुस्तक के रचयिता गुणाकर मूल्य जी हैं। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि हिंदी तथा इसकी विविध बोलियां किस लिपि में लिखी जाती है? और यह प्रश्न 2021 में पूछा गया प्रश्न है। तो 28 का राइट आंसर हो जाएगा देवनागरी में। जो हिंदी तथा इसकी विविध बोलियां जो लिखी जाती है वह देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं क्या दिया हुआ। तो 29 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ कि नागरी लिपि के लेखक है। तो नागरी लिपि के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो नागरी लिपि के जो लेखक है वो गुणाकर मूल्य जी है। तो 29 का सी राइट आंसर हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा देवनागरी। चलिए अगला क्वेश्चन 40 नंबर देखते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि ईसा के 14वीं 15वीं सदी के विजयनगर के शासकों ने अपने लेखों की लिपि को कहा है। तो ये क्या कहा है? और यह प्रश्न 2019 में पूछा गया है। तो 40 का राइट आंसर हो जाएगा नंदी नागरी कहा गया है। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेख कब से मिलने लगते हैं? तो उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेख कब से मिलने लगते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका 9वीं सदी से मिलने लगते हैं। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें कहाँ से मिले हैं? तो नागरी लिपि के जो आरंभिक लेख है वो हमें कहाँ से मिलने लगे हैं? तो इसका 42 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यह दक्षिण भारत से मिलने लगे। तो इसका 42 का सी राइट आंसर हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि बेतमा दान पत्र किस समय का है? तो बेतमा दान पत्र 1020 यानी कि 1020 ईस्वी का समय का है। 44 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि हिंदी तथा इसकी विविध बोलियां किस लिपि में लिखी जाती है? और यह प्रश्न 2022 में पूछा गया है। तो हिंदी तथा इसकी विविध बोलियां किस लिपि में लिखी जाती है? तो 44 का राइट आंसर हो जाएगा देवनागरी। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन में दिया गया कि विजयनगर के शासकों के लेखों किस लिपि में है? तो विजयनगर के शासकों के लेख किस लिपि में है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 45 का राइट आंसर हो जाएगा नंदी नागरी लिपि। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि परमार शासक भोज कहाँ के रहने वाले थे? तो परमार शासक भोज कहाँ के रहने वाले थे? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो वह धारा नगरी के रहने वाले थे। चलिए 47 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि बहादुर शीर्षक कहानी की निर्माला कौन थी? और यह प्रश्न 2021 में पूछा गया है। तो बहादुर शीर्षक कहानी की निर्माला कौन थी? तो लेखक की वो पत्नी थी। 48 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि जिंदगी और जौ किस लेखक की रचना है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 48 का राइट आंसर हो जाएगा अमरकांत, जो कि जिंदगी और जौ की लेखक है। 49 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि बहादुर को लेकर कौन आया था? तो बहादुर को लेकर कौन आया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लेखक के साला ने। 50 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि लेखक अमरकांत ने हाई स्कूल की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की? तो पहला ऑप्शन दिया गया बलिया से, बी ऑप्शन छपरा से, डी ऑप्शन आरा से और सॉरी सी ऑप्शन आरा से और डी ऑप्शन बक्सर से। तो 50 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि लेखक अमरकांत ने हाई स्कूल की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की? तो वो बलिया से। चलिए 51 नंबर क्वेश्चन में दिया गया कि बहादुर कहाँ से भागकर आया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी कि नेपाल से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 52 नंबर दिया है कि बहादुर शीर्षक कहानी में किशोर कौन था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 52 का राइट आंसर हो जाएगा लेखक का पुत्र, यानी कि बहादुर शीर्षक कहानी में जो किशोर था वह लेखक का पुत्र था। चलिए 53 नंबर क्वेश्चन में दिया गया कि बहादुर का पूरा नाम क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन दिल बहादुर, यानी कि बहादुर का पूरा नाम दिल बहादुर था। 54 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि बहादुर अपने घर से क्यों भागा था? तो बहादुर अपने घर से क्यों भागा था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 54 का राइट आंसर हो जाएगा माँ की मार के कारण। 55 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि अमरकांत द्वारा लिखित कहानी का नाम है। तो
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 55 का राइट आंसर हो जाएगा बहादुर, यानी कि अमरकांत द्वारा जो लिखित कहानी है वह बहादुर है। 56 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि बहादुर का बाप कहाँ मारा गया था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो वह युद्ध में मारा गया था। 57 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि बहादुर से मार खाकर भैंस भागी भागी किसके पास चली आई, तो 2020 में पूछा गया, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 57 का राइट आंसर हो जाएगा कि बहादुर से मार खाकर भैंस भागी भागी माँ के पास आ गया था। चलिए 58 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, 58 नंबर क्वेश्चन है कि लेखक के रिश्तेदार ने बहादुर पर क्या आरोप लगाया था, तो वह पैसे चुराने का आरोप लगाया था, यानी कि 58 का ए राइट आंसर हो जाएगा। कहानी है तो, और यह प्रश्न 2019 में पूछा गया है, तो कहानी है तो इसमें से 4 ऑप्शन में से कहानी कौन सा है, तो 59 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 59 का राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी बहादुर जो है वो कहानी है। बहादुर कहाँ का रहने वाला था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो वह नेपाल का रहने वाला था। चलिए 61 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 61 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि बहादुर पर कितने रुपए की चोरी का इल्जाम लगाया था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन दिया गया है 10 रुपये, बी ऑप्शन 11, सी 12। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 11 रुपये। 62 नंबर में दिया गया है बहादुर लेखक के घर से अचानक क्यों चला गया, तो बहादुर लेखक के घर से अचानक क्यों चला गया है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 62 का राइट आंसर हो जाएगा घर वाले के व्यवहार में आए परिवर्तन के कारण बहादुर लेखक के घर से अचानक चला गया, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, 62 का सी राइट आंसर। 63 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि मित्र मिलन शीर्षक कहानी संग्रह किसकी रचना है, तो इस 63 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। लेखक की पत्नी के रिश्तेदार किस दिन आए थे, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर 64 का ए हो जाएगा, यानी कि रविवार को आए थे। 65 नंबर क्वेश्चन में दिया कि बहादुर कितने वर्ष का था, तो बहादुर कितने वर्ष का था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बहादुर 12 से 13 वर्ष का था। चलिए 66 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि लेखक रामविलास शर्मा के गांव का क्या नाम था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 66 का राइट आंसर हो जाएगा उच्च गांव सानी। रामविलास शर्मा के गांव का नाम था तो उच्च गांव सानी था। 67 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि भौतिकवाद का अर्थ भाग्यवाद भाग्यवाद नहीं है, इस किस निबंध की पंक्ति है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 67 का राइट आंसर हो जाएगा परंपरा का मूल्यांकन से यह लिया गया है। तो 68 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ था, तो रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ था, तो 68 का इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, यानी सॉरी सी हो जाएगा। रामविलास शर्मा का जन्म 1912 ईस्वी में हुआ था। 69 नंबर में क्वेश्चन में दिया गया कि परंपरा का मूल्यांकन है, तो यह क्या है, तो 69 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर निबंध हो जाएगा, यानी कि परंपरा का मूल्यांकन यह एक निबंध है। 70 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विधा है, तो यह परंपरा का मूल्यांकन जो है जो शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विधा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 70 का निबंध हो जाएगा, यानी कि 70 का बी राइट आंसर हो जाएगा। 71 नंबर क्वेश्चन में दिया कि परंपरा का ज्ञान किसके लिए आवश्यक है, तो 71 का राइट आंसर हो जाएगा जो कि लकीर के फकीर ना होकर क्रांतिकारी साहित्य की रचना करे, तो 71 का सी राइट आंसर हो जाएगा। 72 नंबर क्वेश्चन में कि जाट शाही कहाँ थी, तो जाट शाही कहाँ थी, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 72 का राइट आंसर हो जाएगा जाट शाही कहाँ थी, तो वह रूस में थी। 73 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि निराला की साहित्य साधना के रचनाकार है, और यह प्रश्न 2020 में पूछा गया है। तो निराला की साहित्य साधना के रचनाकार है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 73 का राइट आंसर हो जाएगा रामविलास शर्मा के रचनाकार है, तो वह रामविलास शर्मा जी है। 74 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि साहित्य के निर्माण में प्रतिभाशाली मनुष्य की भूमिका है, तो 74 का राइट आंसर हो जाएगा निर्णायक। 75 नंबर क्वेश्चन में दिया गया कि जातीय असीमता की दृष्टि से इतिहास का प्रभाव कैसा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विच्छिन्नीय और अविच्छिन्नीय। 75 का सी राइट आंसर हो जाएगा। 76 नंबर क्वेश्चन में दिया गया कि साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस व्यवस्था में संभव है, और यह प्रश्न 2018 में पूछा गया है, तो 76 का राइट आंसर हो जाएगा समाजवादी व्यवस्था। 77 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि लेखक रामविलास शर्मा कब से कब तक भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ के महामंत्री रहे,
तो लेखक रामविलास शर्मा कब से कब तक भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ के महामंत्री रहे? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 77 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह 1949 से 1953 ईस्वी तक रहे। 78 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि द्वंद्वात्मक भौतिकवाद मनुष्य की चेतना को आर्थिक संबंधों से प्रभावित मानते हुए उसकी सापेक्ष स्वाधीनता स्वीकार करता है। यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? तो यह प्रश्न 2022 में पूछा गया है। तो 78 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह इसका राइट आंसर हो जाएगा 78 का सी, परंपरा का मूल्यांकन से लिया गया है। किस पंक्ति की शीर्षक पाठ की है? तो यह परंपरा का मूल्यांकन से है। 79 नंबर क्वेश्चन में दिया गया कि सामाजिक विकास क्रम में सामंती सभ्यता की अपेक्षा किस सभ्यता को अधिक प्रगतिशील कहा जा सकता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 79 का राइट आंसर हो जाएगा पूंजीवादी सभ्यता। 80 नंबर क्वेश्चन में दिया कि मनुष्य और परिस्थिति का संबंध है। तो मनुष्य और परिस्थिति का जो संबंध है वो क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो वह द्वंद्वात्मक हो जाएगा, यानी कि 80 का डी राइट आंसर। 81 नंबर क्वेश्चन में दिया कि जारशाही रूस के सोवियत समाज में पढ़े जाने वाले लोकप्रिय साहित्यकार कौन है? तो 81 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। 82 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि पंडित बिरजू महाराज किस घराने के वंशज थे? तो 82 का राइट आंसर हो जाएगा लखनऊ घराने के थे वो। 83 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि पंडित बिरजू महाराज का संबंध है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो पंडित बिरजू महाराज का संबंध है तो वह किस चीज़ से है? तो 83 का राइट आंसर हो जाएगा इनमें से वह कथक नृत्य से। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं होगा, इसमें ये हो जाएगा कथक नृत्य से। 84 नंबर क्वेश्चन में दिया गया कि जीत जीत में निरखत हूँ पाठ के लेखक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पंडित बिरजू महाराज, यानी कि 84 का डी राइट आंसर। 85 नंबर क्वेश्चन में दिया कि पंडित बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड कब प्राप्त हुआ? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 85 का ए राइट आंसर होगा। 27 साल की उम्र में पंडित बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड कब प्राप्त हुआ था? तो वो 27 साल की उम्र में। 86 नंबर क्वेश्चन में दिया कि पंडित बिरजू महाराज को तालीम किससे मिली? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाबूजी से। 87 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि बिरजू महाराज किस शैली के नृत्यक थे? तो 87 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कथक। 88 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है पंडित बिरजू महाराज के चाचा का नाम क्या था? और यह प्रश्न 2020 में पूछा गया है। तो पंडित बिरजू महाराज के जो चाचा का नाम था वो इसका नाम क्या था? तो शंभू महाराज, यानी कि 88 का ए राइट आंसर। 89 नंबर क्वेश्चन में दिया गया कि पंडित बिरजू महाराज की ख्याति किस रूप में है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि पंडित बिरजू महाराज की ख्याति किस रूप में है? तो वो नर्तक के रूप में है। 90 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि जीत जीत में निरखत हूँ पाठ साहित्य की विधा है। तो यह क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो शख्साकार है। 91 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे? तो शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चाचा। 92 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि हलकारे का अर्थ होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संदेशवाहक। 93 नंबर क्वेश्चन में दिया गया कि पंडित बिरजू महाराज का जन्म किस ईस्वी में हुआ था? और यह प्रश्न 2018 और 2019 में पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 93 का। तो पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था? तो 1938 में पंडित बिरजू महाराज का जन्म हुआ था। चलिए 94 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 94 नंबर क्वेश्चन में दिया कि पंडित बिरजू महाराज साल के थे तभी उनके कितने साल के थे तभी उनके पिता के देहांत हो गया, यानी देहांत हो गया? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यह 9.5 साल के थे, यानी 94 का ए राइट आंसर हो जाएगा। 95 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि पंडित बिरजू महाराज को खुद को किसका शागिर्द मानते थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पिता का वह शागिर्द मानते थे। 96 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि पंडित बिरजू महाराज का संबंध है, और यह प्रश्न 2019 में पूछा गया है। तो पंडित बिरजू महाराज का संबंध है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो तो कथक नृत्य से है, यानी कि पंडित बिरजू महाराज का जो संबंध है वो कथक नृत्य से है। 97 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि जब पंडित बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला तब उनकी उम्र क्या थी? तो 97 का राइट आंसर हो जाएगा 27 वर्ष। पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराने की किस पीढ़ी के कलाकार थे? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा वह 7वीं पीढ़ी के थे।
99 नंबर क्वेश्चन में देखो कि नेपाल में बिरजू महाराज के एक रिश्तेदार थे जिनका नाम था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा झुमुक लाल। 100 नंबर क्वेश्चन में दिया गया कि पंडित बिरजू महाराज का संबंध नृत्य के किस शैली से है? तो यह प्रश्न 2022 में पूछा गया है, तो 100 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कथक से। यह प्रश्न आपको बहुत ही वीवीआई है, तो आप लोग इसको शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को आप लोग जरूर से देखिएगा। इसमें जितना प्रश्न लिया गया है वो एग्जाम के व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और यह आपको कल बहुत सारे प्रश्न आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर से देखिएगा। 101 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि जब दिल्ली में हिंदू मुस्लिम दंगे होने लगे तो डर के मारे बिरजू महाराज और उनकी अम्मा कहाँ चले गए? तो 101 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यह लखनऊ चले गए थे। 102 नंबर क्वेश्चन में दिया कि लेखक अवनियों क्या साथ लेकर गए थे? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 102 का राइट आंसर हो जाएगा पुस्तक, टाइपराइटर और टैप्स, ये 3 चीज़ लेकर गए थे। 103 में क्वेश्चन में दिया है कि लाल शत्रुज क्या थे? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ईसाई मठ। लाल शत्रुज क्या थे? तो वो एक ईसाई मठ थे। 104 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि पिकासो की विख्यात कृति का नाम है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो पिकासो की विख्यात कृति का नाम है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मादा मोजोल द आवन्यू। 105 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो अशोक वाजपेयी जी का जो जन्म हुआ था वह 16 जनवरी 1941 ईस्वी को हुआ था। 106 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि विलन शव क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 106 का राइट आंसर एक छोटा सा गाँव था। इसमें क्वेश्चन थोड़ा मिस्टेक है। विलियनम क्या है, एक प्रश्न है, तो यह एक छोटा सा गांव है। 107 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि आवन्यू किस नदी पर स्थित है? तो आवन्यू किस नदी पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो वह रोन नदी पर स्थित है। 108 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि रोन नदी के किनारे बसे शहर का नाम है, तो 100 राइट का आंसर हो जाएगा आवन्यू। 109 नंबर क्वेश्चन में दिया गया कि प्रत्येक वर्ष आवन्यू में कैसा समारोह आयोजित होता है? तो 109 का राइट आंसर हो जाएगा वह रंग समारोह होता है यहाँ। तो प्रत्येक वर्ष आवन्यू में कैसा समारोह आयोजित होता है? तो वह रंग समारोह होता है। 110 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि फ्रांस का प्रमुख कला केंद्र रहा है, तो 110 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो फ्रांस का जो प्रमुख कला केंद्र रहा है, तो पहला ऑप्शन है एफिल टावर, बी ऑप्शन आवन्यू, सी ऑप्शन ए और बी दोनों, और डी ऑप्शन दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो 110 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आवन्यू हो जाएगा। 111 नंबर क्वेश्चन में दिया कि आवन्यू किस देश में है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 100 आवन्यू जो है किस देश में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रांस में है। 112 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि कविता नहीं है, तो इसमें कविता कौन नहीं है? तो 112 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो, तो कविता नहीं है, तो इसमें आवन्यू जो है वो कविता नहीं है। 113 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि आवन्यू में 19 दिनों के प्रवास के दौरान लेखक ने कितने गद्य की रचना की? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 113 का राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि 27 गद्य की रचना की थी। 114 नंबर क्वेश्चन में दिया कि ला मादा मोजोल द आवन्यू किसकी कृति है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर आंसर, यानी कि पिकासो। 115 नंबर क्वेश्चन में दिया गया कि ला शत्रुज का धार्मिक उपयोग कब से कब तक होता रहा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 14वीं सदी से फ्रेंच क्रांति तक। ला शत्रुज का धार्मिक उपयोग कब से कब तक होता रहा? तो 14वीं सदी से फ्रेंच क्रांति तक। 116 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि विलनसव और आवन्यू के बीच में कौन नदी है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो वह विलेनव और आवन्यू के बीच जो नदी है वो रोन नदी है। 117 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि आवन्यू क्या है? तो आवन्यू एक ईसाई मठ है, यानी कि 117 का ए राइट आंसर हो जाएगा। 118 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि मछली किस प्रकार की कहानी है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो मछली जो है वह मनोवैज्ञानिक एक की कहानी है। 119 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि संतू मछली लेकर क्यों भागा? तो इसका 119 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो कुएं में डालने के लिए संतू मछली लेकर भागा था। 120 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि मछली शीर्षक पाठ में खरीदी गई मछली में कितनी मछलियां जिंदा थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 120 का राइट आंसर, तो वह 2 मछली जिंदा थी और एक मर गई थी।
121 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि मछली शीर्षक कहानी के रचयिता है, तो जो मछली शीर्षक कहानी के रचयिता था वो कौन है, तो विनोद कुमार शुक्ल जी है, यानी कि 121 का ए राइट आंसर हो जाएगा। 122 नंबर क्वेश्चन में दिया गया कि मछली लेकर कौन भाग गया था, तो मछली लेकर कौन भागा था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संतु। मछली लेकर कौन भाग गया था, तो वह संतु लेकर भागा था। 123 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है 123 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि मछली कहानी में किस वर्ग का जीवन वर्णित है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 123 का राइट आंसर हो जाएगा वह मध्य वर्ग का था। 124 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि मछली शीर्षक कहानी में दीदी की प्रेमी का क्या नाम था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 124 का डी, यानी कि नरेन। 125 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि मछली के लिए मसाला कौन पीस रही थी, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो मछली के लिए मसाला माँ पीस रही थी। 126 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि विनोद कुमार शुक्ल किस कृषि विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर थे, और यह प्रश्न 2020 में पूछा गया है। तो 126 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विनोद कुमार शुक्ल जी जो थे वह कृषि विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर रहे थे, तो वह इंदिरा गांधी। 127 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि लेखक को मछली खाने से किसने मना किया, तो इसका 127 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो वह माँ ने मना किया था। 128 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि लेखक के घर में मछली कौन खाता था, तो वह पिता खाते थे, यानी कि 128 का बी राइट आंसर हो जाएगा। 129 नंबर क्वेश्चन में दिया गया कि लेखक अपने पिता से क्या मांगना चाहता था, तो मछली मांगना चाहता था, यानी कि 129 का डी राइट आंसर हो जाएगा। 130 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि लेखक के पिता ने कितनी मछलियाँ खरीदी थी, तो वह 3 मछलियाँ खरीदी थी, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। 131 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि पेड़ पर कमरा किसकी रचना है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पेड़ पर कमरा जो है यह विनोद कुमार शुक्ल जी की रचना है। 132 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि 20 के दांत कहानी के रचयिता कौन है, तो 20 के दांत की कहानी के रचयिता जो है वह नरेंद्र शर्मा जी है। 133 नंबर क्वेश्चन में दिया गया कि सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती पांचों किसकी बनी थी, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 133 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह खोखा हो जाएगा, यानी कि सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती पांचों खोखा की बहनें थी। 134 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि खोखा के दांत किसने तोड़े, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो वह मदन ने तोड़े थे, यानी कि 134 का ए राइट आंसर हो जाएगा। 135 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि नरेंद्र विजय शर्मा का जन्म कब हुआ था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो नरेंद्र विजय शर्मा जी का जन्म हुआ था वह 1916 में हुआ था। 136 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि सेन साहब की कार की कीमत कितनी थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 7,500 थी। 137 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि सेन साहब की आंखों का तारा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो वह खोखा है जो कि सेन साहब की आंखों का तारा है। चलिए 138 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि मोटर को कोई खतरा हो सकता है, तो वह किससे हो सकता है, तो इसका 138 का राइट आंसर हो जाएगा खोखा से। 139 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल लिया था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो वह खोखा के अनुसार। 140 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर, डाकू बनते हैं, यह पंक्ति किस कहानी के पात्र ने कही है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा 140 का राइट आंसर हो जाएगा सेन साहब ने कहा था यह। 141 नंबर क्वेश्चन में दिया गया मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ, यह कथन किसका है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेन साहब का। 142 नंबर क्वेश्चन में दिया हो कि सेन साहब की पांचों लड़कियां कैसी थी, तो 142 का राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि सुशील थी। 143 नंबर क्वेश्चन में दिया हो कि किस गवर्नर जनरल के समय 172 दारिस नामक सोने से भरा घड़ा मिला था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वारन हेस्टिंग में मिला था। 144 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने प्रकाशित करवाया, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने प्रकाशित करवाया, तो 144 का राइट आंसर हो जाएगा मैक्स मूलर ने। 145 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि निर्वंश विधा का संबंध किससे है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 145 का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी कि मानव विज्ञान से। 146 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि मैक्स मूलर ने कालिदास की पुस्तक का जर्मन भाषा में अनुवाद किया,
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 146 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो मेघदूत का हो जाएगा। यानी कि मैक्समुलर ने कालिदास की किस पुस्तक का जर्मन भाषा में अनुवाद किया था? वो तो मेघदूत का किया था। 147 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि मैक्समुलर का जन्म कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1823 ईस्वी में मैक्समुलर का जन्म हुआ था। 148 का क्वेश्चन दिया गया है कि सर विलियम जोन्स समुद्री यात्रा करते हुए भारत कब पहुंचे थे? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 1783 ईस्वी में सर विलियम जोन्स समुद्री यात्रा करते हुए भारत पहुंचे थे। 148 का डी राइट आंसर। 149 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि मैक्समुलर के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रामीण भारत में। मैक्समुलर के अनुसार सच्चे भारत के जो दर्शन हो सकते हैं वो ग्रामीण भारत में हो सकते हैं। 150 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि मेघदूत का जर्मन में अनुवाद किसने किया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मैक्समुलर ने। 151 नंबर क्वेश्चन में दिया गया कि भारत से हम क्या सीखें क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भाषण, यानी कि भारत से हम क्या सीखें वो क्या है? तो वह एक भाषण है। 152 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि मैक्समुलर को वेदांतियों का भी वेदांति किसने कहा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्वामी विवेकानंद ने। प्लेटो और कांट थे तो ये क्या थे? एक महान दार्शनिक थे, यानी कि 153 का बी राइट आंसर हो जाएगा। 154 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि मैक्समुलर ने कितने वर्ष की अवस्था में लिप्जिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन प्रारंभ किया? और यह प्रश्न 2019 और 2022 में पूछा गया प्रश्न है। तो 154 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 154 का राइट आंसर हो जाएगा 18। तो संस्कृत का जो अध्ययन किए थे वो 18 ईस्वी से किए थे। 155 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का वेदांति किससे कहा है? तो वह मैक्समुलर को कहा था। 156 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि दारिश नमक सोने के सिक्कों से भरा घड़ा किसे मिला था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 156 का राइट आंसर हो जाएगा वारेन हेस्टिंग को मिला था। 157 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नवजीवन का संचार हो चुका है? और यह प्रश्न 2018 में पूछा गया है। तो 157 का राइट आंसर हो जाएगा नीति कथा से। 158 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि यूनान व रोम के संपूर्ण साहित्य से कहीं अधिक विशाल है। और यह प्रश्न 2022 में पूछा गया। तो 158 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 158 का राइट आंसर हो जाएगा संस्कृत भाषा और साहित्य। 159 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि हाकर्स क्या थे? इसमें स्पेलिंग थोड़ा गलत है तो इसको आप लोग हकर्स क्या थे? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 159 का। तो 159 का राइट आंसर हो जाएगा हकर्स क्या थे? तो यह एक वनस्पति विज्ञान थे। 160 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि पुराने का मोह सब समय वांछनीय ही नहीं होता। यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 160 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह नाखून क्यों बढ़ते हैं हो जाएगा। 161 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गोड़ देश के जो लोग थे वह बड़े बड़े नाखून पसंद करते थे। 162 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि अन्नाम दास का पोथा उपन्यास किस लेखक की कृति है? तो 162 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 162 का राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए 163 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने निर्लज अपराधी किसे कहा है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी जो निर्लज अपराधी किसे कहा है? तो 163 का राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि नाखून को कहा। 164 नंबर क्वेश्चन में दिया गया कि किसने कहा था कि सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब नए खराब ही नहीं होते? और यह प्रश्न 2019 और 2020 में पूछा गया प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 164 का राइट आंसर हो जाएगा कि किसने कहा था? तो इसका राइट आंसर कालिदास हो जाएगा। 165 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि दधीची की हड्डी से क्या बनता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंद्र का वज्र। चलिए 166 नंबर क्वेश्चन में दिया गया कि द्विवेदी जी से किसने पूछा था कि नाखून क्यों बढ़ते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लड़की ने। तो आज के लिए बस इतना ही। 166 क्वेश्चन इसमें लिया गया था और इसी प्रश्न से आपको कल यानी 17 फरवरी को आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। आप लोग मिला के देख लीजिएगा, बहुत सारे प्रश्न जो कि इसी प्रश्न से आपको देखने को मिलेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। बेस्ट ऑफ लक। आप लोग हिंदी का एग्ज़ाम अच्छे से दीजिए। धन्यवाद।